नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय का 28 फरवरी 2023 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर। और इस क्वेश्चन पेपर के साथ ही हमारे केंद्रीय विद्यालय के जितने भी 2023 में प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे उनके सभी के CDP वाले क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ये हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। इसके बाद कई लोगों की डिमांड थी कि केंद्रीय विद्यालय में आए हुए हिंदी भाषा के, अंग्रेजी भाषा के, गणित के, रीजनिंग के, कंप्यूटर के पेपर डिस्कस करो। तो उसमें मैं गणित, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर सकता हूँ। कंप्यूटर में मेरा नॉलेज थोड़ा सा कम है, मतलब ऐसे टर्म्स मुझे पता है, यानी कि जो अंदर की चीज़ें जो पूछी जाती हैं उनका नॉलेज थोड़ा मेरे को कम है, तो वो आप देख लेना। बाकी भाषा, गणित और रीजनिंग में तो कोई तोड़ नहीं है अपना, तो उसको तो अपन आराम से करा देंगे। बाकी बाल विकास हमारा आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं उनको भी, अगर आप कमेंट करोगे या आपकी डिमांड रहेगी तभी मैं उन्हें कराऊंगा, नहीं तो वैसे ही वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है। इजी ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। तो फिलहाल में हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और जो इसी वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखी है, तो उन्हें मैं बता दूं KVS PRT 2023 प्रीवियस ईयर नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में आप जाओगे, सारी वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर आपको PDF और जो भी आपके स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है, इनकरेक्ट बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फर्स्ट है ग्रोथ इज ब्रॉडर देन डेवलपमेंट। वृद्धि जो है विकास की अपेक्षा अधिक व्यापक शब्द है, ये स्टेटमेंट गलत है। जो हमारे डेवलपमेंट होता है वो ज़्यादा व्यापक शब्द है। डेवलपमेंट के अंदर ज़्यादा चीज़ें समाहित होती हैं, वृद्धि के अंदर कम चीज़ें समाहित होती हैं। डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर देन ग्रोथ, ये बात बिल्कुल ठीक है। विकास जो है वृद्धि की तुलना में अधिक व्यापक है। ग्रोथ रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंज, ये बात भी सही है। जो हमारी वृद्धि होती है वह मात्रात्मक परिवर्तन से है, जबकि डेवलपमेंट हमारा क्वालिटेटिव होता है, जो हमारे लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो नीचे के तीनों ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है एट द टाइम ऑफ बर्थ एन इन्फेंट्स हेड हैपन टू बी ऑफ हिज हर टोटल लेंथ। जन्म के समय मृत शिशु का सर उसकी लंबाई का कितना होता है? जन्म के समय शिशु का सर उसकी लंबाई का 1/4 होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही उत्तर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। रीड द फॉलोइंग, इन्हें रीड करना है और नीचे हमें हिंदी में भी मिलेगा। तो एक स्लाइड में इंग्लिश का ही ठीक दिखेगा, तो पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है चाइल्ड इज एक्वायरिंग सिंपल बेसिक लैंग्वेज स्किल। ठीक है। चाइल्ड इज लर्निंग टू गिव अप द आई फीलिंग एंड डेवलप द वी फीलिंग। ठीक। चाइल्ड कैन कंट्रोल ओवर एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस। बच्चा जो होता है वो इमोशंस यानी अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर सकता है। आई की जगह भी को डेवलप कर लेता है, यानी कह सकते हैं आई में और हम दोनों की भावनाओं को विकसित कर लेता है। और बच्चे के अंदर सामान्य भाषा कौशल भी आ जाते हैं। तो यह किसकी विशेषताएं होती हैं? ये होती है अर्ली चाइल्डहुड की विशेषताएं। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा अपने भावनाओं पे कंट्रोल करना सीख जाता है। उसको अगर गुस्सा आएगा तो वो मतलब चेहरों को वैसा ही बना कर रह जाएगा, चीज़ों को फेंकेगा करेगा नहीं या रोएगा नहीं। खुद के अलावा वे आसपास के लोगों के बारे में भी सोचने लगता है और सामान्य भाषा कौशल भी उसके अंदर आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर रहेगा। हिंदी में एक बार देख लेते हैं। बालक सरल बुनियादी कौशल अर्जित कर रहा है। बालक अहम का भाग त्याग कर हम की भावना विकसित कर रहा है। बालक संवेगों की प्रकट अभिव्यक्ति को नियंत्रित कर सकता है। तो ये आरंभिक बाल्यकाल की विशेषताएं हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा सही नहीं है ये बताना है हमें, कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट है डिजायर एंड अचीव सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। सामाजिक रूप से उत्तरदायी व्यवहार की इच्छा रखते हैं और वे इसे प्राप्त करते हैं। एडोलेसेंट्स के बारे में बताना, ये चीज़ मैं बोलना भूल गया। किशोरों के बारे में यहाँ पर हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है क्वेश्चन नंबर 44 में। तो किशोर इस प्रकार का भाव तो रखते हैं, वह ऐसा व्यवहार रखते हैं जो समाज में डिजायरेबल हो, ऐसा व्यवहार वे करते हैं। लुक फॉरवर्ड टू मैरिज एंड फैमिली लाइफ।
विवाह और पारिवारिक जीवन की चाह रखते हैं, उत्सुकता पूर्वक इसकी प्रतीक्षा करते हैं। देखिए ये जो वर्ड लिखा है इसकी प्रतीक्षा करते हैं, ये बिल्कुल सही है। एडोलेसेंट्स जो होते हैं वे मैरिज लाइफ एंड फैमिली की थोड़ी सी इच्छा अपने अंदर रखते हैं। सीक न्यू रिलेशनशिप विथ एजमेट्स ऑफ अपोजिट सेक्स ओनली, केवल विपरीत लिंग समवय व्यक्तियों के साथ नए संबंध बनाना चाहते हैं। केवल वर्ड ने इसको गलत कर दिया, सिर्फ अपोजिट सेक्स के साथ ही संबंध नहीं बनाते हैं, जो सेम सेक्स है उनके साथ भी वे फ्रेंडशिप जैसे कुछ कर सकते हैं। ट्राई टू अचीव एश्योरेंस ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, बिल्कुल सही, आर्थिक स्वतंत्रता का आश्वासन प्राप्त करने का प्रयत्न भी करते हैं। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, ओनली की वजह से ये गलत हो गया। वे जो मेल होते हैं वो मेल फ्रेंड्स ही बनाते हैं, फीमेल फ्रेंड्स ही बनाते हैं, और जो फीमेल होती है वे फीमेल फ्रेंड्स ही बनाती हैं, मेल फ्रेंड्स ही बनाते हैं, दोनों ही तरह के फ्रेंड्स वो बनाते हैं। तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू फॉर्मल ऑपरेशनल एज, निम्नांकित में से क्या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। इंडक्टिव थिंकिंग यानी आगमनात्मक चिंतन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग यह भी इस अवस्था की विशेषता है। इंटर प्रोपोर्शनल लॉजिक यानी अंत तर्कव्यात्मक तर्क यह भी इस अवस्था की विशेषता है। इंटरेक्टिव थिंकिंग इस अवस्था की विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, एट विच एज ग्रुप चिल्ड्रन डेवलप रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड एंड डिजायर ऑफ अदर चिल्ड्रन, किस वय वर्ग में बालकों में अन्य बालकों की आवश्यकताओं और अभिलाषाओं की पहचान का भाव विकसित होता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 5 से 8 वर्ष के जो बालक होते हैं इनमें दूसरे लोगों को क्या चाहिए और दूसरे लोगों की क्या इच्छा है उसके विचार डेवलप हो जाते हैं। हमने अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था कि मैं को त्याग कर हम का भाव विकसित हो जाता है अर्ली चाइल्डहुड में, और जो आपकी 5 से 7 साल की उम्र होती है वे अर्ली चाइल्डहुड की ही अवस्था होती है। इसके बाद लेटर चाइल्डहुड लग जाता है, लगभग 2 से 7 वर्ष तक अर्ली चाइल्डहुड रहेगा। तो हम देखेंगे कि 2 से 7 वर्ष के ज़्यादा एज जो है वो फर्स्ट ऑप्शन में ही आ रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है, एट विच स्टेज ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट इंटरनल सेल्फ क्रिटिसिज्म ओकर, चारित्रिक विकास के किस चरण में अभ्यांतरिक आत्मसलोचना का भाव विकसित होता है। अमोरल स्टेज, सेल्फ सेंटर्ड स्टेज, कन्फर्मिंग कन्वेंशनल स्टेज, इरेशनल कॉन्शियस स्टेज, अविवेकी अंतरात्मकता अवस्था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही रहेगा। इंटरनल सेल्फ क्रिटिसिज्म, आत्म आलोचना, खुद को ही क्रिटिसाइज करने लगते हैं, तो अविवेकी अंतरात्मा की अवस्था में ये वाले भाव विकसित होते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। 48 है, इमोशंस आर कोट एंड नॉट थॉट, संवेगों को ग्रहण किया जाता है ना कि उनका अध्यापन किया जाता है। बिल्कुल सही, वही संवेगों को ग्रहण ही करते हैं। रेफर टीचर शुड, अतएव अध्यापकों को, अब टीचरों को क्या करना चाहिए। रिफ्रेन फ्रॉम प्रोवाइडिंग एनी गाइडेंस इन मैटर, इस मामले में किसी प्रकार का मार्गदर्शन करने से परहेज करना चाहिए। बिल्कुल गलत है कि आप किसी प्रकार का मार्गदर्शन ही नहीं करोगे, भाई गाइडेंस तो देना ही पड़ेगा। पुट देयर ओन एग्जाम्पल बिफोर द चिल्ड्रन फॉर द रिफाइंड इमोशंस एक्सप्रेशंस एंड बिहेवियर, परिष्कृत संवेगात्मक अभिव्यक्ति और व्यवहार के लिए उन्हें बालकों के समक्ष स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, शिक्षक अपना उदाहरण बच्चों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला है, सीक पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन ट्रेनिंग चिल्ड्रन फॉर राइट काइंड ऑफ इमोशन बिहेवियर, बालकों में सम्यक संवेगात्मक व्यवहार प्रस्तुत करने के लिए, बालकों को प्रशिक्षित करने के लिए माता पिता को शामिल करना चाहिए। हाँ, ये भी कर सकते हैं भाई, माता पिता को आप इन्वॉल्व कर सकते हो। इनफोर्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए, कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए। देखिए कठोर अनुशासन तो लागू नहीं करना चाहिए, ये तो आपका गलत है। ठीक है, टीचर को माता पिता को शामिल कर सकते हो, लेकिन अगर बच्चे हैं तो स्कूल में ही उन्हें, यहाँ पे लिखा टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे टीचर का रोल खत्म हो रहा है सेकंड ऑप्शन में, इस सॉरी थर्ड ऑप्शन में, तो हम थर्ड को भी खत्म कर देंगे, सेकंड ऑप्शन की तरफ ही जाएंगे कि टीचर बच्चों के सामने खुद का उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है, जिससे बच्चों को पता रहे कि देखो हमारे टीचर कितने सहनशील होते हैं, माहौल में कब कैसे बात करना है, मतलब एकदम गुस्सा नहीं करते हैं।
तो इस तरह से खुद के बिहेवियर से वो बच्चों को इस चीज़ के बारे में अच्छे से समझा सकता है, सिखा सकता है, या बच्चे टीचर को ओबे कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी एजेंसी फॉर सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड। बालक के सामाजिकरण के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण एजेंसी है। तो भाई बालक का सामाजिकरण होना है, और इन्होंने बोला है कि प्राइमरी एजेंसी इनमें से कौन सी है। तो जो हमारी फैमिली होती है वह प्राइमरी एजेंसी होती है। भाई बहन भी प्राइमरी एजेंसी के अंदर आ जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी फैमिली होती है। फैमिली के अंदर भाई बहन वैसे ही आ गए, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। ऑर्डरली चेंजेस अनफोल्ड फ्रॉम विद इन। व्यवस्थित परिवर्तन निम्नांकित में से किसके भीतर अद्भुत होते हैं। जो यहाँ पर आ रहा है ऑर्डरली चेंजेस, तो ये आपके आते हैं डेवलपमेंट के अंदर। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही उत्तर रहेगा। जो हमारा डेवलपमेंट है वह एक सिस्टमेटिक चेंजेस या सिस्टमेटिक मैच्योरिटी है, या सिस्टमेटिक कैपेबल ऑफ एनी थिंग्स है, किसी भी को काम करने में आप सक्षम हो जाते हैं, तो वह आपके डेवलपमेंट के अंदर आएगा। या हम कह सकते हैं सिस्टमेटिकली जो ग्रोथ है वह भी डेवलपमेंट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 51। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्रिएटिविटी टेस्ट गिव्स मोर वेटेज टू नोवेलिटी एंड ओरिजिनलिटी। सृजनात्मकता क्षमता परीक्षण में नवीनता और मौलिकता को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक। इंटेलिजेंस टेस्ट एम्फेसाइज फ्लुएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। बुद्धि परीक्षणों में वक्तव्य व लचीलेपन पर जोर दिया जाता है। क्रिएटिविटी टेस्ट आर मेजर्स ऑफ एक्यूरेसी। सृजनशील परीक्षण परिशुद्धता का मापन है। इंटेलिजेंस टेस्ट ऑल्सो टेस्ट क्रिएटिव एबिलिटीज। बुद्धि परीक्षणों में सृजनात्मक योग्यताओं का भी परीक्षण किया जाता है। देखिए कौन सा कथन सही है, यानी कि आप ये बताओ कि अगर हम फोर्थ ऑप्शन की ही बात करें, इंटेलिजेंट टेस्ट में क्रिएटिव एबिलिटीज उस तरह से मेजर नहीं होती हैं। आप नहीं बता सकते इंटेलिजेंट टेस्ट करके कि बच्चा क्रिएटिव है या नहीं। क्रिएटिविटी टेस्ट आर मेजर्स ऑफ एक्यूरेसी, बिल्कुल गलत है। परिशुद्धता का मापन इससे नहीं हो पाता है। बुद्धि परीक्षणों में फ्लुएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इनमें नहीं है, तभी तो ये हर जगह नहीं लग पाते। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, 100% सही है। क्रिएटिविटी में हमेशा क्या देखा जाता है, नोवेलिटी देखा जाता है, यानी कि जो विचार है वे नवीन होने चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हो, क्रिएटिविटी किसे बोलते हैं, जिसमें नवीनता हो, ऐसा किसी ने नहीं कर रहा हो वैसा आपने कर दिया तो आप सृजनात्मक हो। और मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी होना चाहिए। जो भी विचार हैं, जो भी आपकी चीजें हैं, वह खुद की बनाई हुई ओरिजिनल होना चाहिए। कहीं से आइडिया चुरा कर कुछ बनाया वह क्रिएटिविटी के अंतर्गत नहीं आता। आपने खुद से क्या बनाया वह क्रिएटिविटी के अंदर आता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। इंडिविजुअल बिहेवियर हैपन टू बी एन आउटकम ऑफ द इंडिविजुअल। व्यक्ति परक व्यवहार व्यक्ति के किस चीज का परिणाम होता है। देखिए आपके जो बिहेवियर है वह किसका आउटकम होता है, ये आपको बताना है। एक्वायर्ड ट्रेट्स का, बायोलॉजिकली एंडोमेंट्स का, सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट का, एफर्ट ऑफ क्राइसिस का। एक व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वह उसके सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट का परिणाम होता है। आप किस तरह के सामाजिक और भौतिक वातावरण में रह रहे हो उस पर आपका व्यवहार किस प्रकार का रहेगा यह डिपेंड करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, इट विल बी मोस्ट डिजायरेबल इफ स्कूल कॉन्सेंट्रेट ऑन। यह सर्वाधिक वांछनीय होगा यदि विद्यालय निम्नांकित पर ध्यान केंद्रित करता है। किस पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रिपरेशन ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस, शैक्षणिक उत्कृष्टता की तैयारी, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेट ऑफ गुड सिटीजनशिप, अच्छा नागरिक बनने के गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेट टू फेस द हर्डल्स ऑफ डेली लाइफ, दैनिक जीवन की बाधाओं का सामना करने के लिए विशेषताओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मैनर्स, आधुनिक रीति रिवाजों को अंगीकार करने का विकास। देखो स्कूल का मेन काम होता है कि अच्छे नागरिक बनने के गुणों का विकास करना। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बाकी भी ठीक है, लेकिन भाई अगर अच्छा नागरिक एक देश के लिए मिल गया तो उससे बेहतर और देश को क्या चाहिए। ठीक, आप भी क्या चाहते हो कि आपके आसपास जो लोग हैं वे अच्छे लोग बनकर रहें। तो स्कूल के लिए भी सबसे ज़्यादा ध्यान इस पर दिया जाना चाहिए कि जो बच्चे हैं वे एक अच्छे नागरिक बने। तो अच्छे नागरिक बनने के गुणों का विकास करना सबसे अच्छा रहेगा।
अगला है क्वेश्चन नंबर 54। स्कूल कैन बी कॉल्ड सोशल एजेंट्स इफ दे। विद्यालयों को सामाजिक अभिकर्ता कहा जा सकता है यदि वे ऑर्गेनाइज वेरियस एक्टिविटीज, विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन करते हैं, ट्रांसमिट नॉलेज, ज्ञान का पारेषण करते हैं, एडुकेट अबाउट राइट एंड ड्यूटीज, अधिकार और कर्तव्य के बारे में शिक्षित करते हैं, इम्पोर्ट नॉलेज अबाउट ट्रेडिशनल एंड वैल्यूज, परंपराओं और मूल्यों के बारे में जानकारी या ज्ञान प्रदान करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, स्कूल को सोशल एजेंट कब कहेंगे? तो स्कूल को सोशल एजेंट हम तब कहेंगे जब इसका देखो ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर दिया है। अधिकार और कर्तव्य के बारे में जब हम उन्हें शिक्षित करेंगे तब हम उन्हें स्कूल को सोशल एजेंट्स कहेंगे। इससे मुझे थोड़ा सा डाउट है कि राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए था। उनकी परंपराओं और जो मूल्य हैं जिसके अंदर नैतिकता वगैरह आती है उनके बारे में ज्ञान प्रदान करना हो सकता है, बट राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर 3 ही लेके चलेंगे क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में 3 दिया था कि बच्चों को उनके राइट और उनके कर्तव्य को लेकर कह सकते हैं अगर बच्चा अपने समाज के प्रति कर्तव्य सीख गया तो वह एक अच्छा नागरिक बन पाएगा। तो इस हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 भी हो सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 55 है, मीना इज अ स्टूडेंट हु कैन थिंक हाइपोथेटिकली एंड डिडक्टिवली एंड कैन ऑल्सो सोल्व abstract problem and concerned about personal identity. She is at which stage of Piaget's stage of cognitive development? अगर हम यहाँ पर सिर्फ यही वर्ड पकड़ लें, परिकल्पनात्मक चिंतन कर पा रही है, निगमनात्मक चिंतन कर पा रही है, अमूर्त समस्याओं को सोल्व कर पा रही है, तो बिल्कुल ठीक है, बच्चा आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि हिंदी में जैसे हम बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 है, Which one of the following is not a key point of curriculum development in child-centered approach? बाल केंद्रित उपागम में पाठचर्या निर्माण के लिए निम्नलिखित में से क्या एक मुख्य बात नहीं है? चाइल्ड सेंटर्ड की बात चल रही है यहाँ पर। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट एंड सेटिंग प्रायोरिटीज, बिल्कुल सही। विषय वस्तु या चयन और प्राथमिकता निर्धारित करना, यह चाइल्ड सेंटर्ड में ही चलता है। स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटीज एंड बैकग्राउंड्स, बालकों की योग्यताओं और पृष्ठभूमि का अध्ययन करना। बालक की पृष्ठभूमि, यहाँ पर एक वर्ड आ गया जो थोड़ा सा हमें नेगेटिव टाइप का लग रहा है, फिर भी हम इसको अंडरलाइन करके छोड़ देते हैं। डिटरमाइन मेथड एंड स्ट्रेटेजीज फॉर लर्निंग ऑफ द कंटेंट, ठीक है, विषय वस्तु को सिखाने के लिए विधियों और कार्यनीतियों का निर्धारण। डिटरमाइनिंग द प्रोसीजर ऑफ मॉनिटरिंग असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, निगरानी आकलन और मूल्यांकन कार्यविधियों का निर्धारण। तो ये भी हम करेंगे भाई चाइल्ड सेंटर्ड में कि किस तरह का आप आकलन करोगे, किस तरह का आप मूल्यांकन करोगे। तो भाई स्टूडेंट्स की एबिलिटीज और उसकी पृष्ठभूमि का अध्ययन एक मुख्य बात नहीं है, बाकी तीनों मुख्य बात है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज अ पार्ट ऑफ, नैदानिक आकलन किसका भाग है? तो नैदानिक आकलन आपका अधिगम के लिए आकलन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग का पार्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 58, फॉर फॉलोइंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच वन वुड नॉट रिक्वायर, दक्षता आधारित उपागम अपनाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी? प्रेपरिंग द लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसीज टू बी अचीव्ड, प्राप्त की जाने वाली सक्षमताओं की सूची तैयार करना। अरेंजिंग कॉम्पिटेंसीज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिफिकल्टीज, दक्षताओं को कठिनाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना। आइडेंटिफाई प्रीरिक्विजिट्स ऑफ लर्निंग एंड मेकिंग इट इज अ पार्ट ऑफ अ टीचिंग लर्निंग, अधिगम की पूर्व इच्छाओं को पहचानना और उसे शिक्षण अधिगम का भाग बनाना। इंश्योरिंग कोर्स कवरेज ड्यूरिंग स्टिपुलेटेड टाइम, निर्धारित समय सीमा में कोर्स कवरेज को सुनिश्चित करना। ये तो होगा ही नहीं, ये तो आपका कंटेंट बेस्ड हो जाएगा, ठीक। इंक्रीजिंग डिफिकल्टी के ऑर्डर में दक्षताओं को करना, ये भी नहीं है। प्राप्त की जाने वाली समझ, ये भी नहीं है। अच्छा एक मिनट, इसमें ये पूछा है वुड नॉट रिक्वायर, कौन सी चीज रिक्वायर नहीं होगी? तो फिर ऑप्शन नंबर 4 ही है, इसको तो हम रखेंगे। डिफिकल्टी लेवल के में इंक्रीज, मतलब पहले सरल फिर कठिन फिर कठिन फिर कठिन, इस तरह से रखना, ये तो चलो ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 को हम यहाँ पर हटाएंगे क्योंकि निर्धारित समय में कोर्स को पूरा करना ये आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच का पार्ट नहीं है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच कहती है कि जो भी कंटेंट है उसको बच्चा
उनकी गति से सीखे, बच्चे की जो सीखने की क्षमता है उस क्षमता के आधार पर उसी स्पीड से सीखे जो बच्चे की है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग? निम्नलिखित में से क्या अनुभवात्मक अधिगम का एक प्रबल पक्ष नहीं है? इट लेस एम्फेसाइज ऑन रियल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, बिल्कुल सही है भाई। जो अनुभवात्मक अधिगम होता है वास्तविक अधिगम अनुभव पर बल देता ही है। इट वर्क्स वेल विथ एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड टॉपिक्स ओनली, ये केवल प्रयोग आधारित विषयों की तरह काम करता है, तो ये तो मुझे गलत लग रहा है। इट इज अ स्टूडेंट लेड एंड इंडिविजुअली रिफाइंड मेथड, बिल्कुल सही है, एक विद्यार्थी नेतृत्व वाला व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत विधि है। इट प्रोवाइड्स फॉर चूजिंग लर्निंग रिलेटेड वर्क एज अ फ्यूचर करियर, ये भी सही है, यह एक भावी करियर के रूप में अधिगम संबंधी कार्य को चुनने का अवसर देता है। तो ये केवल प्रयोग आधारित विषयों पर अच्छी तरह काम करता है। प्रयोग आधारित विषय आपके कौन से हो गए? साइंस हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री में जो हम प्रैक्टिकल करते हैं वो। तो ये थोड़ी है कि सिर्फ उन्हीं को कर सकते हो आप भाई। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आप अगर मान लो कोई महल घूमने, कोई किला घूमने चलेगा तो ये तो सोशल साइंस का पार्ट हो गया, ठीक है। आप मान लो कोई पुस्तकालय घूमने चलेगा, ये तो भाषा का भाग हो गया। तो किसी विषय में ये चल सकता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। अ टीचर कैन एस्टेब्लिश रेपोर्ट विथ स्टूडेंट बाय, एक अध्यापक छात्रों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकता है। किस तरह से छात्रों के साथ वह घनिष्ठ संबंध स्थापित करेगा? बिकमिंग एन ऑथोरिटी फिगर, एक प्राधिकार संपन्न व्यक्ति बनकर, ऐसे तो नहीं होगा। प्लेइंग अ रोल ऑफ अ गाइड, एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर। इम्प्लीमेंटिंग रूल्स स्ट्रिक्टली, कड़ाई से नियमों को लागू कर। इम्प्रेसिंग द स्टूडेंट विथ नॉलेज एंड सब्जेक्ट, विद्यार्थियों को विषय के ज्ञान से प्रभावित करके। तो बताइए, अरे यार ये ऊपर नीचे हो जाता, क्या होगा इसका राइट आंसर? एक अध्यापक छात्रों के मध्य घनिष्ठ संबंध कैसे स्थापित कर सकता है? देखो छोटे बच्चे क्या समझते हैं? छोटे बच्चे ये समझते हैं कि हमारे टीचर को सब कुछ आता है। वे कई बार घर पे अपने पेरेंट्स की बात भी नहीं मानते, वे कहते हैं टीचर ने जो बताया बहुत सही है। तो वह अपने ज्ञान से उनको इम्प्रेस करके, विद्यार्थियों को विषय के ज्ञान से प्रभावित करके एक उनके बीच में घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकता है, ठीक है। देखो थर्ड तो बिल्कुल गलत ही गलत था। ऑप्शन नंबर 2 सही था, मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर, लेकिन छोटे बच्चों गाइडेंस कितनी उन्हें समझ में नहीं आती हैं चीज़ें, तो इसलिए शायद इसको भी हटा दिया। तो राइट आंसर हमारा फिर ऑप्शन नंबर 4 ही रहेगा। अपने विद्यार्थियों को विषय के ज्ञान से प्रभावित करके हुए एक अच्छा संबंध छात्रों के मध्य स्थापित कर सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 61। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच? निम्नलिखित में से क्या संरचनावादी उपागम की एक सीमा है? बताइए। एम्फेसाइज ऑन सेंसरी इनपुट्स, संवेदी आउटपुट पर बल देना। इग्नोरिंग स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, मानकीकृत परीक्षण की उपेक्षा करना। एक्वायरिंग नॉलेज बाय एक्सेप्टिंग द चैलेंज, चुनौतियों को स्वीकार करके ज्ञान प्राप्त करना। डेमोक्रेटिक लर्निंग एनवायरनमेंट, लोकतांत्रिक अधिगम वातावरण। देखो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो होती है उसमें सेंसरी इनपुट्स पर बल दिया जाता है। नॉलेज को जो होता है मतलब कि चुनौती जो है उनको एक्सेप्ट किया जाता है, और डेमोक्रेटिक लर्निंग एनवायरनमेंट भी होता है। लेकिन जो टेस्ट होते हैं, जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं, उनको वहाँ पे नकारा जाता है, उनकी इतनी बात नहीं की जाती। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, यही कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की लिमिटेशन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बताना है। मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग सम एट्रीब्यूट्स, बिल्कुल सही है, मापन कुछ गुणों की मात्रा बताने की प्रक्रिया है। मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्वालिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव डाटा को ऑर्गेनाइज करना असेसमेंट का काम हो जाता है। मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सम नॉन डॉट डाटा, ये भी असेसमेंट का भाग हो गया। मेजरमेंट रेफर्स टू वैल्यू जजमेंट्स एंड फेनोमेना बेस्ड ऑन द बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये इवेल्युएशन का पार्ट हो गया। तो जो आपका 4th है ये इवेल्युएशन है, 3rd असेसमेंट है, 1st आपका मेजरमेंट के बारे में बिल्कुल सही लिखा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 63।
टीचर मेड टेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय के द्वारा अध्यापक द्वारा बनाए गए परीक्षण की विशेषता का पता चलता है। देयर स्कोप फॉर अनलिमिटेड कंपेरिजन्स एंड इंटरप्रिटेशंस, असीमित तुलनाओं और व्याख्याओं के लिए उनके क्षेत्र। देयर स्कोप फॉर कवरिंग एज मैनी कॉम्पिटेंसीज एज पॉसिबल, यथासंभव दक्षताओं को कवर करने के लिए उनके क्षेत्र। देयर मेरिट्स एज ए लर्निंग एक्सरसाइज टू मोटिवेट स्टूडेंट्स डेवलप गुड हैबिट्स, विद्यार्थियों में अच्छी आदतों विकसित करने हेतु अभिप्रेरित करने संबंधी अधिगम अभ्यास के रूप में उनके गुण और दोष। ठीक है, यूनिफॉर्म डायरेक्शंस, एक समान निर्देश। देखो, अध्यापक द्वारा बनाए गए परीक्षण की विशेषता का पता चलेगा किसके द्वारा, कि विद्यार्थियों में अच्छी आदतें विकसित करने हेतु अभिप्रेरित करने संबंधी अधिगम अभ्यास के रूप में उनके गुण और दोषों के द्वारा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये बेस्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ग्रुप लर्निंग, निम्नलिखित में से क्या समूह अधिगम की विशेषता नहीं है। मोर एंड वेराइटी ऑफ आइडियाज आर जनरेटेड थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग, बौद्धिक चिंतन के माध्यम से अधिक और विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल सही भाई, ग्रुप लर्निंग जो होगी तो विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे ही होंगे। एरर्स आर बिंग आइडेंटिफाइड एंड करेक्ट इजिली, ये भी सही है भाई, गलतियों की पहचान की जा रही है और आसानी से सुधारा जा रहा है। शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस इज ईजियर, ये भी सही है कि ज्ञान और अनुक्रम को साझा करना आसान है। स्टूडेंट डज असाइनमेंट इन हिज हर ओन पेस, विद्यार्थी अपनी गति से दिया गया काम करते हैं और सीखते हैं। भाई यहाँ तो मेरे को सारे के सारे ही ऑप्शन सही लग रहे हैं। अब इन सही ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा वो अब हमें छांटना है। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो देखो, जब हम ग्रुप में बात करेंगे तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, यानी ये तो हमारा सही है बिल्कुल। अब जब ग्रुप में काम करोगे तो एरर से जल्दी पता चल जाएंगे, ये भी सही है भाई। कोई गलती कर रहा है, मान लो 4 बच्चे बैठे हैं, एक ने कोई गलती करी तो दूसरा बता ही देगा भाई तूने ये गलती करी है। नॉलेज आराम से शेयर कर सकते हैं, ये भी सही भाई, अपना ज्ञान आप एक दूसरे के साथ आसानी से बांट सकते हो। लेकिन ये गलत हो जाएगा कि बच्चे अपनी ही गति से असाइनमेंट करते हैं। ग्रुप में ग्रुप की गति से असाइनमेंट होगा, बच्चे की अपनी गति से असाइनमेंट नहीं हो पाएगा। कोई बच्चा इसमें देखो, कोई बच्चा धीरे काम करता है, यहाँ में बच्चे का काम ही खत्म हो गया ना, सीधी सीधी बात तो ये है, स्टूडेंट अकेले का काम ही खत्म हो गया। ग्रुप लर्निंग चल रही है तो ग्रुप लर्निंग में व्यक्ति अपनी गति से काम क्यों करेगा, वो तो पूरा ग्रुप एक गति से काम कर रहा होगा वहां पे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा फिर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर फिर ऑप्शन नंबर 4 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग अ यूनिट प्लान, इकाई योजना तैयार करने की प्रक्रिया में कौन सा कदम शामिल नहीं है, बताइए। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रॉपर यूनिट सच यूनिट्स फॉर द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, ये बिल्कुल ठीक है भाई। विहित पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त इकाइयों और उप इकाइयों का निर्माण करना। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स परटेनिंग टू द यूनिट्स, ये भी ठीक है भाई। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपकी इकाइयों से संबंधित, उसको भी आप करोगे। प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ TLMs प्रिस्क्राइब्ड फॉर द टीचर्स, अध्यापक के लिए निर्धारित TLM की सूची तैयार करना। अध्यापक ही तो यूनिट प्लान बना रहा है, फिर अध्यापक के लिए टीचिंग तैयार करना, ये तो ठीक नहीं है। डिटरमाइनिंग द मेथड्स ऑफ असेसमेंट, ये आप रख सकते हो कि किन विधियों द्वारा आप इसका आकलन करोगे, ये आप इसमें रख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर रहेगा। TLM प्रिपेयर करना, ये हो सकता था कि यूनिट के लिए TLM प्रिपेयर करना, अब ये कह रहा है कि TLM की सूची तैयार करना, ये भी हो सकता है, बट ऑफिशियल आंसर की में राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये मेरे लिए भी, वो जो क्वेश्चन था वह भी थोड़ा कंफ्यूजिंग था जो मैंने आपको बताया था, और ये भी थोड़ा सा है। इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस, निम्नलिखित में से क्या अधिगम प्रक्रिया की एक विशेषता नहीं है। लर्निंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस, बिल्कुल सही है भाई। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। लर्निंग इज आउटकम ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स विथ एनवायरनमेंट, ये भी सही है। अधिगम एक व्यक्ति को वातावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करने की क्षमता है। लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, ये भी सही है, यह एक सक्रिय प्रक्रिया है, सतत भी है सक्रिय भी है। लर्निंग इज इसेंशियल ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज, गलत। लर्निंग अधिगम अनिवार्यता एक औपचारिक प्रक्रिया है, ये गलत है। ये औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही तरह से चलती है, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही तरीके से आपकी लर्निंग प्रोसेस चलती रहती है। तो यह कहना कि यह सिर्फ औपचारिक प्रक्रिया है, गलत है।
राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 है विच वन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। मैं डायरेक्टली विच वन ऑफ द बोल देता हूँ क्योंकि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं DSSB में, बहुत सारे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट, तो वही चलता है दिमाग में। तो हमें यह बताना है कि अचीवमेंट टेस्ट का फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है। नॉलेज टू व्हाट एक्सटेंट द स्टूडेंट हैज एक्वायर्ड नॉलेज इन अ टॉपिक, बिल्कुल सही। एक विषय के बारे में किस स्टेट तक बच्चे ने ज्ञान प्राप्त करा है उसके बारे में पता करना, तो ये तो सही है। कंपेयरिंग अचीवमेंट अमॉन्ग स्टूडेंट्स रिगार्डिंग अ क्वेश्चंस ऑफ अ नॉलेज, ये भी ठीक है। ज्ञान अर्जन के संबंध में छात्रों के बीच संप्राप्ति की तुलना। डायग्नोजिंग लर्निंग डिफिकल्टीज, ये भी सही है। गम कठिनाइयों का निदान करना। प्रिडिक्टिंग फ्यूचर सक्सेस लेवल, फ्यूचर सक्सेस लेवल को भविष्यवाणी करना, यह इसका कार्य नहीं होता। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 68 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मल्टीग्रेड टीचिंग सिचुएशन। बहुकक्षीय शिक्षण स्थिति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। मोस्टली द सिचुएशन इज फॉर्मली, अधिकांशतः स्थिति औपचारिक होती है। टीचर्स प्रेजेंस इज नेसेसरी, अध्यापक की उपस्थिति आवश्यक है। कोऑपरेशन अमंग चिल्ड्रन इज लेस, बच्चों में अनुभव कम होता है। वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंसेस आर अनलिमिटेड, अनुभवों की विविधता असीमित होती है। सबसे ज्यादा सही है इसमें कि जब मल्टी ग्रेड में बच्चे होते हैं, यानी कि अन्य बहुत सारे ग्रेडों के बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं, 3rd 4th 5th तीनों क्लास के बच्चे मान लो साथ में पढ़ रहे हैं, तो वहां पर वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंस बहुत सारे मिलते हैं। 3rd वाले को 4th के अनुभव भी मिल रहे हैं, 5th के अनुभव भी मिल रहे हैं, तो उसकी वहां पे लर्निंग भी और बेटर हो जाती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बाकी टीचर तो सब में जरूरी है भाई, मल्टीग्रेड हो मोनोग्रेड हो कोई सी भी हो, टीचर तो चाहिए ही चाहिए। राइट आंसर आपका चौथा ही रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पीयर असेसमेंट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू कंसोलिडेटेड देयर लर्निंग। सहपाठी आकलन विद्यार्थियों को अपने अधिगम को मजबूत बनाने में सहायता करता है, बिल्कुल करता है। पीयर असेसमेंट हेल्प स्टूडेंट डेवलप स्किल इन मेटाकॉग्निशन। सहपाठी आकलन विद्यार्थियों में सह संज्ञान को विकसित करने में सहयोग करता है। देखिए मेटाकॉग्निशन तो मुझे नहीं लगता पीयर असेसमेंट से बढ़े, मेटाकॉग्निशन सेल्फ असेसमेंट से बढ़ेगा। थ्रू पीयर असेसमेंट स्टूडेंट लर्न टू गिव एंड रिसीव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, बिल्कुल सही है भाई। जब बच्चे आपस में एक दूसरे का आकलन कर रहे होंगे तो वहां पर उन्हें एक दूसरे से फीडबैक भी मिलेगा। थ्रू पीयर असेसमेंट चिल्ड्रन प्रैक्टिस द कॉन्सेप्ट एंड स्किल एक्सप्लिसिटिवली, बिल्कुल सही है। सहपाठी आकलन के माध्यम से विद्यार्थी संकल्पनाओं और कौशलों का स्पष्टता अभ्यास करते हैं, ये भी सही है। तो सेकंड ही गलत है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मेटाकॉग्निशन कब होगा, जब बच्चा सेल्फ असेसमेंट करेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 70, while asking a problem questions in a class which of the following can affect the response adversely। कक्षा में प्रश्न पूछते समय निम्नलिखित में से क्या उत्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। क्लियर इंटेंट, स्पष्ट उद्देश्य से तो प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यूज ऑफ डबल नेगेटिव्स यानी दोहरी नकारात्मकता से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। क्वेश्चंस विद करेक्ट आंसर से प्रतिकूल प्रभाव क्यों पड़ेगा। हैविंग नो प्रीवियस मटेरियल टू रेफर टू, संदर्भ के लिए किसी पूर्व सामग्री का ना होना, ये तो खैर ठीक है कि भाई आपके पास कोई प्रीवियस मटेरियल ही नहीं था, बट अगर आप दोहरी नकारात्मकता का प्रयोग करते हैं तो वहां से इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 71, नॉर्मली इंक्लूसिव एजुकेशन इज रेफर्ड टू। सामान्यतः समावेशी शिक्षा का अर्थ है, क्या अर्थ है। गर्ल्स एजुकेशन, बालिका शिक्षा, दिव्यांगजन एजुकेशन, दिव्यांग शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन नहीं है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन का सामान्य अर्थ है दिव्यांगजन शिक्षा। अगला है क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मेंटल हेल्थ इन स्कूल एजुकेशन। विद्यालय शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य शब्द से आपका क्या तात्पर्य है। प्रीवियस शिफ्ट्स में भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस करा है। मेंटल हेल्थ मतलब आपका कॉग्निटिव, बिहेवियरल एंड इमोशनली अच्छा होना, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 73,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिलेवेंट टू एड्रेस मेंटल डिसऑर्डर इन स्कूल चिल्ड्रन। विद्यालयी बालकों में मानसिक विकार के समाधान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रासंगिक है? पेरेंट्स इंटरवेंशंस, माता पिता का हस्तक्षेप, मेडिकल हेल्प यानी चिकित्सा सहायता, क्रिएटिव अवेयरनेस ऑन मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता पैदा करना, रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल काउंसलिंग इन स्कूल, विद्यालयों में पेशेवर परामर्शकों की नियमित नियुक्ति करना। यहाँ पे हमसे पूछा है कि मेंटल डिसऑर्डर के लिए क्या रिलेवेंट रहेगा। मेंटल डिसऑर्डर के लिए रहेगा कि हमारे विद्यालय में पेशेवर परामर्शक जो हैं यानी कि काउंसलर्स जो हैं उनको स्कूल में लाया जाए। क्वेश्चन नंबर 74, द कम्युनिटी सेंटर्स इन सोसाइटी वुड एंश्योर। समाज में सामुदायिक केंद्र क्या सुनिश्चित करते हैं? सामुदायिक केंद्र क्या सुनिश्चित करेंगे? सोशलाइजेशन सुनिश्चित करेंगे। सोशलाइजेशन एमंग चिल्ड्रन, बच्चों के में बालकों में सामाजिकरण को सुनिश्चित करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा, द कंडीशन ऑफ इनएबिलिटी टू लर्न एमंग स्कूल चिल्ड्रन नॉर्मली रेफर्ड एज। सीखने की अयोग्यता, अधिगम्य अयोग्यता को आप क्या बोलते हैं? अधिगम्य अयोग्यता को आप डिसलेक्सिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। ये क्वेश्चन तो इतना रिपीट हुआ है इसमें, व्हाट इज द मिनिमम क्वांटम ऑफ डिसेबिलिटी प्रेस्क्राइब टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ द दिव्यांगजन चिल्ड्रन। तो 40% डिसेबिलिटी आपकी होना चाहिए, तभी आप अक्षमता का लाभ ले सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 77, द स्मॉल साइज हेड। भाई सिर का साइज छोटा होना, बड़ा होना, सिर में फ्लूइड भरा जाना, ऐसे बहुत क्वेश्चन आए थे। छोटा हो जाना आपका माइक्रोसेफेली है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 78, मनोदर्पण प्रोग्राम। मनोदर्पण प्रोग्राम से इतने क्वेश्चन बने, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बना है। मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा मनोदर्पण लॉन्च किया गया जो बालकों के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 79, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर प्रोफेशनल हेल्थ काउंसलर इन स्कूल। पेशेवर स्वास्थ्य परामर्शक के लिए कौन सा गुण होना चाहिए? एम्पैथी का गुण होना चाहिए, परानुभूति उसके अंदर होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 80, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज अकाउंटेबल फॉर मेंटल डिसऑर्डर इन स्कूल चिल्ड्रन। विद्यालयी बालकों में मानसिक विकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वह मानसिक विकार के लिए बालकों में जिम्मेदार है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा आ गया? 91 आ गया क्या? 81 होगा, 81। इन व्हाट सेंस अ टीचर इज टर्म्ड एज अ इनिशिएटर। किस अर्थ में अध्यापक को प्रारंभकर्ता कहा जाएगा? टीचर इज फर्स्ट टू टीच अल्फाबेट टू चिल्ड्रन। अध्यापक बच्चों को पहली बार अक्षर ज्ञान देता है, ऐसा नहीं है, बच्चा अक्षर ज्ञान घर से भी सीख कर आ जाते हैं, तो टीचर ही दे ऐसा जरूरी नहीं है। स्टूडेंट सीज टीचर एज देयर आइडल, हाँ टीचर आइडल मानते हैं, लेकिन इनिशिएटर के लिए तो ये फिर ठीक नहीं है। टीचर वॉलेंटरली कम अहेड टू ट्रेन स्टूडेंट्स इनटू लर्निंग स्किल, हाँ ये ठीक है। शिक्षक स्वयं आगे आकर विद्यार्थियों को अधिगम कौशलों का प्रशिक्षण देता है। टीचर इज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड अ गाइड, छोटे बच्चों के लिए ये चीजें लागू नहीं होती, या एज ए इनिशिएटर ये चीजें लागू नहीं होती हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 ही रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 82, विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ टीम बिल्डिंग प्रोसेस। कौन सा एक टीम निर्माण का हिस्सा नहीं है? सिलेक्शन एंड इनिशिएशन, कोऑर्डिनेशन, बिल्डिंग रिपोर्ट, कॉग्निटिव प्रोसेस एनालिसिस। बताइए। देखो जो होते हैं आपके टीम बिल्डिंग में, सिलेक्शन एंड इनिशिएशन तो होता ही है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन होगा, एक दूसरे के बीच समन्वय आप बनाओगे। बिल्डिंग रिपोर्ट भी होगा भाई, एक दूसरे से आप अच्छा रिलेशन भी बनाओगे। कॉग्निटिव प्रोसेस एनालिसिस, ये तो आपका फिर उसमें चला जाएगा, मेटा कॉग्निशन में चला जाएगा, ठीक है। फिर ये टीम बिल्डिंग में का नहीं बचा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 ही रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 83, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लीडरशिप प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व प्रक्रिया का भाग नहीं है? असेसिंग रोल्स टू एवरेज स्टूडेंट, भाई प्रत्येक विद्यार्थी की को भूमिका देना, ये भाग रहेगा, बिल्कुल रहेगा। असेसिंग कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ ए चिल्ड्रन, भाई आप थोड़ी चेक करोगे क्या पृष्ठभूमि है।
इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थी का मूल्यांकन तो रहेगा। मोटिवेटिंग स्टूडेंट, बच्चों को मोटिवेट करना भी रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही है। बच्चे की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कोई भी हो, उसके आधार पर आप उसको आपके ग्रुप में नहीं लोगे, आप उस बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हो। बच्चे के अंदर हमारे गुण में, हमारे ग्रुप में रहने के वाले जो गुण क्या कहते हैं क्वालिटी है वो है कि नहीं, यह चीज़ आप असेस कर सकते हो। लेकिन बच्चे का क्या बैकग्राउंड है ये आप वहाँ पर असेस नहीं करोगे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 84। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल रोल ऑफ अ टीचर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की निर्देशात्मक भूमिका का भाग नहीं है? बताइए। टीचर अगर एक इंस्ट्रक्शन देने वाला यानी निर्देश देने वाला है तो बच्चों को मोटिवेट कर सकता है। वे यूजिंग इजी लैंग्वेज ये तो करेगा ही करेगा, सरल भाषा पर बल तो देगा ही देगा। इन्फॉर्मिंग इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो सूचना देगा ही देगा। असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये भी करेगा भाई, निर्देशों के प्रभावों को भी जांचेगा। मोटिवेट करना तो एक तरह से जो कोच होते हैं या जो लीडर होते हैं उनका काम होता है मोटिवेट करना। एज अ इंस्ट्रक्शन मोटिवेट करना उसका काम नहीं रहेगा। तो हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट को इसलिए हटा देंगे। बाकी फर्स्ट भी ठीक है, मोटिवेट करना बुरी चीज़ नहीं है। एज अ इंस्ट्रक्शनल रोल ऑफ अ टीचर मोटिवेशन इसका पार्ट नहीं है। इस तरह से आप क्वेश्चन को दिमाग में रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 85। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प मैक्सिमम इन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ सिंपैथी अमंग टीचर। शिक्षकों में सहानुभूति की भावना विकसित करने में कौन ज़्यादा सहायक है? टूरिंग फॉर एंड वाइड, दूर दूर की यात्राएं करना, विजिटिंग टू हॉस्पिटल, भाई हॉस्पिटल जाने से ज़्यादा सिंपैथी डेवलप होगी, ये ठीक है। एक्सटेंसिव रीडिंग तो इतनी कारगर नहीं रहेगी। शोक ऑफ लाइफ, लाइफ के झटके, ये तो खतरनाक चीज़ें बहुत। तो आप हॉस्पिटल लेके जा सकते हो, हॉस्पिटल में वह देखेगा अलग अलग बीमारी से लड़ रहे लोग, अलग अलग परिस्थिति के लोगों के साथ, तो वहाँ उसके अंदर सिंपैथी का सेंस डेवलप हो सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है फॉर एनहेंसिंग वंस होराइजन विच वन फोरम विल यू रिकमेंड टू अ टीचर। अपना दृष्टिकोण व्यापक करने हेतु आप एक शिक्षक को किस मंच की सलाह देंगे? अपना दृष्टिकोण व्यापक यानी शिक्षक की जो थिंकिंग है वो एकदम ब्रॉड हो जाए, वह अलग अलग दिशाओं में सोच सके। चाइल्ड असेंबली में जाने से तो ऐसा होगा नहीं। टीचर एसोसिएशन इसके लिए हाँ एक हद तक ठीक है। पब्लिक असेंबली तो इतनी बेटर नहीं रहेंगे। मास मीडिया अच्छा हो सकता है, जन प्रचार प्रसार का माध्यम जो टीचर को मदद करेगा अपने दृष्टिकोण व्यापक करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 87। विच स्कूल टाइम टेबल पीरियड विल यू सजेस्ट फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स। खेलकूद हेतु आप स्कूल की समय सारणी के कौन से सारांश का सुझाव देंगे? तो देखिए, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए हम फर्स्ट पीरियड में तो नहीं करा सकते। पीरियड जस्ट आफ्टर द रेसेस, रेसेस में बच्चे खाना वाना खा लेते हैं, खाना खा के गेम खेलेंगे, पेट में गड़बड़ हो जाएगा। पीरियड जस्ट बिफोर रेसेस आप बिल्कुल ले सकते हैं, सेकंड पीरियड में ही नहीं कर सकते। ये भी कोई रूल नहीं है कि फर्स्ट करो, सेकंड करो, थर्ड करो, फोर्थ करो। लेकिन रेसेस के पहले वाला पीरियड अगर गेम्स एंड स्पोर्ट्स का लग जाए तो ये ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें बच्चे गेम खेल भी लेंगे, रेसेस जो होगी उसमें थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेंगे, प्यास लग जाती है या जो भी कमी हो जाती है खाने की, ऊर्जा की कमी होती है, वह पूर्ति भी हो जाएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 88। हु कैन हेल्प स्कूल प्रिंसिपल मिस्टर अली द मोस्ट इन सेटिंग गोल फॉर हिज स्कूल। अपने स्कूल के उद्देश्य तय करने में विद्यालय प्रधानाचार्य श्री अली को कौन सबसे ज़्यादा सहायता दे सकता है? इसका आंसर मैं ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से टिक करूंगा, क्योंकि बेतु का क्वेश्चन लगा मुझे ये। सीनियर सिटीजन ऑफ लोकेलिटी तो कह सकते हैं भाई, सीनियर सिटीजन तो हम नहीं कह सकते भाई, जितने वरिष्ठ लोग हैं वो एक अच्छी ज़्यादा सहायता दे सकें स्कूल के उद्देश्य को तय करने के लिए। फोरम ऑफ अ स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल प्रधानाचार्यों का मंच, हाँ ये सहायता दे सकते हैं। ग्रुप रिटर्न आफ्टर विजिटिंग फॉरेन स्कूल, विदेशी स्कूलों का भ्रमण करके लौटा एक दल, ये सही उत्तर दे रखा है। एजुकेशन ऑफिसर, शिक्षा अधिकारी, तो मैं ये कहता हूँ शिक्षा अधिकारी भी तो हैं जो अच्छी सहायता दे सकते हैं। स्कूल के प्रधानाचार्यों का मंच भी एक अच्छी सहायता उसको दे सकता है, उसके लिए हेल्प कर सकता है। विदेशी स्कूलों से लौटा भ्रमण भी अच्छी सहायता दे सकता है। ठीक है। अब हाँ ये कह सकते हैं कि स्कूल के प्रधानाचार्यों के बारे में तो मैं जानता ही है, यानी वो भी वही बताएंगे जो उससे पता है।
शिक्षा अधिकारी भी उसी के आसपास चीज़ें बताएगा जो चीज़ें उसे पहले ही पता है। अब विदेशों से जो लोग आए हैं, फॉरेन ट्रिप करके जो आए हैं, वहाँ के स्कूल विजिट करके आए हुए हैं, तो उनके माध्यम से उसे कुछ नया सीखने के लिए मिल सकता है। तो सिर्फ इस आधार पर हम कह सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन हमारा सही आंसर हो सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 89। हु कैन बेस्ट हेल्प द टीचर मिस्टर शर्मा इन डेवलपिंग हिज क्लास प्लान। अपनी कक्षा की योजना बनाने में शिक्षक श्री शर्मा का कौन सर्वोत्तम सहायक हो सकता है। बेस्ट एंड वीकेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास, उसकी कक्षा के सबसे होशियार और कमजोर विद्यार्थी। कलीग्स तो इतनी हेल्प नहीं कर पाएंगे। स्कूल एडवाइजर को भी क्या पता भाई क्लास में क्या चल रहा है। पेरेंट्स भी इतनी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही रहेगा। वह देखेगा कि उसके स्कूल का जो वीकेस्ट बच्चा है उसे क्या चीज़ की ज़रूरत है और जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट है उसे किस चीज़ की आवश्यकता है। तो दोनों को मिला के जब वो अपना क्लास प्लान बनाएगा तो वह बेस्ट रहेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लर्निंग कम्युनिटी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम समुदाय है। सेल्फ एसोसिएशन, डिस्कशन ग्रुप ऑन टी स्टॉल इन द लोकेलिटी, हॉबी क्लब्स या पेरेंट्स एसोसिएशन। तो बताइए क्या इसका राइट आंसर रहेगा। ऑब्वियस है ऑप्शन नंबर सेकंड ही सही रहेगा। अधिगम समुदाय क्या हो जाएगा, जो टी स्टॉल है वहाँ पर एक डिस्कशन चल रहा है। तो राइट आंसर सेकंड रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 91। व्हाट इज द मेजर एम ऑफ इम्पार्टिंग स्कूल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू यू। आपके अनुसार स्कूली शिक्षा प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का सामाजिकरण। टू फुलफिल कंस्ट्रक्शनल प्रोविजंस, संवैधानिक प्रावधानों को पूरा करना। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, एक राष्ट्र का विकास। टू मेक चिल्ड्रन अवेयर ऑफ आवर रिच कल्चर हेरिटेज, बच्चों को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से अवगत कराना। तो स्कूली शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, एक राष्ट्र का विकास। जिस देश में जितना ज़्यादा लिटरेसी रेट रहेगा वहाँ का डेवलपमेंट भी उस हिसाब से रहेगा। हमारे भारत जो अगर हम बात करें तो आज़ादी के समय बहुत कम लिटरेसी रेट था, जो आज तक शायद मुझे इतना जीके का पता नहीं होता, बट मुझे जहाँ तक पता है 70 to 80 के बीच में चल रहा है। 70% to 80% के बीच में लिटरेसी रेट होना बहुत अच्छी बात है। और अच्छा ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, सब लोग अवेयर हो ही रहे हैं। एक समय ऐसा जरूर आएगा जब हमारे देश का लिटरेसी रेट 90% प्लस हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। मैंने 100% इसलिए नहीं बोला कि कई हमारी कम्युनिटीज ऐसी हैं उनको शिक्षित करने में अभी काफ़ी समय की आवश्यकता है। जब हम ग्राउंड लेवल पर चीज़ें जाकर देखते हैं, जब हमारी जनजातियों से हम जाकर मिलते हैं, तो कई जनजाति अभी भी ऐसे इलाकों में है कि वहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 92। तो क्वेश्चन नंबर 92 क्या हुआ। हु एम्फेसाइज्ड द इंटीग्रेशन ऑफ एसेंशियल सब्जेक्ट स्किल एंड कैपेसिटीज, अनिवार्य विषयों, कौशलों तथा अक्षमताओं के एकीकरण पर बल दिया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने, यानी कि एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 93। हु इज एक्सपेक्टेड टू डिजाइन नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ये डेवलप किया था एनसीईआरटी ने। ऑप्शन नंबर सेकंड सही उत्तर रहेगा। देखो एनसीईआरटी और एससीईआरटी में हमेशा एनसीईआरटी ही चूज करना, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें एनसीईआरटी ही डेवलप करता है। क्वेश्चन नंबर 94 है। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड एडवोकेटिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन। दक्षता आधारित अधिगम और शिक्षा की तरफदारी करने के पीछे क्या तर्क है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग जब भी आए तो उसका एक ही उद्देश्य होता है, मतलब कह सकते हैं मुख्य उद्देश्य जो होता है वो ये होता है कि बच्चा अपनी गति से सीखे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ईच चाइल्ड लर्न एट इट्स ओन पेस, हर बालक अपनी गति से सीखता है। क्वेश्चन नंबर 95 है। हाउ अ स्कूल कैन मेक इट्स इन्वायरमेंट सेफ एंड सिक्योर फॉर चिल्ड्रन। एक स्कूल का वातावरण बच्चों के लिए निरापद और सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है। बाय आस्किंग स्कूल गार्ड टू बी विजिलेंट, अपने उससे बोल रहा है भाई, चौकीदार से बोल रहा है होशियार रहो, बिल्कुल कह सकता है। बाय आस्किंग चिल्ड्रन हैप्पी थ्रू गेम्स एंड फूड, खेल और भोजन के द्वारा बच्चों को खुश रखकर।
बाय आस्किंग स्टूडेंट, अच्छा पहला वाला कीपिंग था, ये आस्किंग है, ठीक है। बाय आस्किंग स्टूडेंट नॉट टू गो आउट फॉर ऑफ स्कूल, छात्रों को स्कूल के बाहर ना जाने को कहकर। बाय अडॉप्टिंग, थोड़ा सा आलस आ गया। बाय अडॉप्टिंग एफेक्शनेट टेक्निक्स लर्निंग टेक्निक्स टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स, इसने पूर्ण शिक्षण अधिगम तकनीकें अपनाकर। बिल्कुल समझ में आ रहा है। अगर हम बाल विकास के हिसाब से इसका राइट आंसर से टिक करें, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 96। इन द एग्जिस्टिंग एजुकेशनल सेटअप एट स्कूल लेवल विच राइट ऑफ द चाइल्ड इज नॉट प्रॉपरली हैंडल्ड बाय अवर टीचर। वर्तमान शैक्षिक परिवेश में हमारे शिक्षकों द्वारा बच्चों के कौन से अधिकार पर भली भांति ध्यान नहीं दिया जाता। पहला है एंडलेस आर्ग्यूइंग नेचर ऑफ सम चिल्ड्रन, बिल्कुल सही है भाई। बच्चों के अंतहीन तर्क के स्वभाव पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। टू रिमेन इन द स्कूल थ्रू आउट अ डे, भाई बच्चे दिन भर स्कूल में रहें, इस पर तो बहुत ध्यान देते हैं, बच्चे घर ना भाग जाएं। प्रॉपर फीडबैक ऑन होम असाइनमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, भाई बच्चों को घर पर जो आप काम देते हो उस पर फीडबैक आप बिल्कुल देते हो। सिटिंग ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास एज पर देयर हाइट, ऊंचाई के अनुसार आप बिठाते इस पर भी ध्यान देते हो। लेकिन जो भाई वो तर्क करते रहते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो फर्स्ट ही हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 97। इन अ केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मदर टंग लैंग्वेज टीचर प्रिफरली इन विच लैंग्वेज अ प्राइमरी क्लास स्टूडेंट शुड बी टॉट। मातृभाषा के अध्यापक की अनुपस्थिति में एक प्राथमिक शाला के बालक को किस भाषा में पढ़ाने की वरीयता दी जाएगी। अगर वहाँ पर जो मदर टंग है वो बोलने वाला टीचर नहीं है, तो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है यानी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक की या शिक्षक से बोलेंगे कि उस भाषा में पढ़ा दो जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही सही उत्तर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 98। Who among the following invited experts from Russia and America for developing its report? अपनी रिपोर्ट को बनवाने के लिए किसने रूस और अमेरिका से विशेषज्ञों को आमंत्रित किया था। तो ये क्वेश्चन फेमस है, पहले भी मतलब यूजीसी के जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर आया हुआ है। कोठारी आयोग, जो दौलत सिंह कोठारी थे, उन्होंने रशिया और अमेरिका से विशेषज्ञों को बनाया था कि आप आओ भाई रिपोर्ट तैयार करो। अगला है क्वेश्चन नंबर 99। Which one of the following types of curriculum you will recommend for teaching primary classes? प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए किस पाठचर्या की सिफारिश करेंगे या कौन सी पाठचर्या चलती है। आपने देखा ईवीएस इंटीग्रेटेड रहता है और फर्स्ट और सेकंड क्लास में तो ईवीएस होता ही नहीं है, वहाँ पे भाषाओं और गणित के माध्यम से ही ईवीएस की शिक्षा दी जाती है। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा। इंटीग्रेटेड करिकुलम की सिफारिश करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 100। फॉर टीचिंग एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल नॉलेज ओनली फॉर ऑफ द टीचर इज नॉट इम्पोर्टेंट। निम्नलिखित में से किस स्तर पर पढ़ाने के लिए अध्यापक का केवल ज्ञान ही महत्वपूर्ण कारक नहीं है। तो यह है आपकी फाउंडेशनल स्टेज। ये क्वेश्चन आया था आपका एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। कहीं भी आपको फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज जैसे ऑप्शन दिख जाएं तो आप समझ जाना कि ये जो क्वेश्चंस बना है ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से बना हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारी कहती है कि फाउंडेशनल स्टेज है यह अकेली इम्पोर्टेंट नहीं है आपका जो टीचिंग के लिए, ठीक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। तो इस हिसाब से हमारे ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं कंप्लीट। और हमारे जो प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही थी उसमें हम बाल विकास के सारे क्वेश्चन इसके साथ ही कंप्लीट कर लेते हैं। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहे तो वह आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।